कल अपन पढ़ रहे थे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट या कोई कंफ्यूजन? अभी तक तो नहीं है, क्वेश्चन करूंगी तो। ठीक है, तो फिर तुम क्या करना कि स्ट्रिंग की थ्योरी ख़त्म हो चुकी है और अपन ने बेसिक प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज लिंक लिस्ट। राइट, सो अभी तक अपन ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है एरे और स्ट्रिंग। राइट, अब अपन जो तीसरा डेटा स्ट्रक्चर जो अपन अभी पढ़ेंगे वो है लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि एरे के साथ क्या दिक्कत आई कि अपन को एक नया डेटा स्ट्रक्चर इन्वेंट करना पड़ा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो एरे की साइज़ क्या होती है, फिक्स्ड होती है। मतलब जैसे ही तुम करोगे ना कि इंट ए ऑफ 5, तो 5 साइज का एरे वो बन जाएगा। ठीक है ठीक है, अब अगर तुमने इसमें 2 ही एलिमेंट डाले, जो 3 स्पेस है वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। राइट, सिमिलरली अगर तुम्हें जैसे तुम्हें पता नहीं है कि कितने साइज का तुम्हें एरे बनाना है, तो तुम एक रैंडम साइज का एरे बनाओगे, तो वहां पर डेटा वेस्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए अपन ने एक नया डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया। अब देखो, एक बार एरे डिफाइन हो गया इंट ए ऑफ 500, ठीक है, और अगर तुम्हें इसके अंदर 510 एलिमेंट डालने हैं तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो उसकी एरे की साइज ही अगर 500 है तो 510 एलिमेंट्स उसमें नहीं आएंगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक नया एरे बनाना पड़ेगा बी, जिसकी साइज क्या है 510। फिर ए के सारे एलिमेंट्स को कॉपी करना पड़ेगा बी के अंदर। तो इट विल बी अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले तुमने एक नया एरे बनाना है 510 का, फिर सारे के सारे एलिमेंट्स को इधर कॉपी करना है, तब तुम्हें एक एरे मिलेगा जिसकी साइज 510 होगी। ठीक है, तो अपन चैलेंजेस जो फेस कर रहे थे एरे के साथ वो ये थे कि ना तो अपन उसको ग्रो कर सकते हैं और ना अपन रिड्यूस कर सकते। ठीक है, तो सबसे मेजर जो चैलेंज था वो यही था कि ना एरे का साइज अपन बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते। ठीक है, तो उस चीज़ को डील करने के लिए एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर निकाला जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। मतलब जिसकी साइज अपन इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, रैंडमली एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हो और इंसर्ट भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक एरे है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10। अगर मुझे 6 को डिलीट करना है तो बेसिकली होगा क्या, मेरा एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इन एलिमेंट्स को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सोचो अपना एरे है वो 100 साइज का है और तुमने सेकंड एलिमेंट डिलीट कर दिया, तो सारे के सारे 98 एलिमेंट को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास सपोज यही एरे है और तुम्हें यहाँ पे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है 3, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स को पहले राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फिर वो एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो सारे ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे थे। ठीक है, तो अपन ने एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया जो फ्लेक्सिबल हो, जहाँ पे इंसर्ट करना आसान हो, डिलीट करना भी आसान हो और बीच में एलिमेंट्स को डालना भी आसान हो। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ डिस्कवर करी थी, हमने डिस्कवर करी लिंक लिस्ट। सो बेसिकली लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट होती है कलेक्शन ऑफ नोड्स। क्या होती है, कलेक्शन ऑफ नोड्स। राइट, इसके अंदर 2 चीज़ें होती है, इसको अपन नोड बोलेंगे। इसके अंदर 2 चीज़ें होगी, एक तो होगी डाटा और होगा पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड या एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड, एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड या पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो लिंक लिस्ट में क्या होती है, बहुत सारे नोड्स होते हैं। ये तो एक नोड की डिफिनेशन है, इसमें क्या होंगे, कलेक्शन ऑफ नोड्स। ठीक है, और नोड क्या होते हैं, जिसके अंदर डेटा होता है और पॉइंटर होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके दिखाऊं तो लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है,
तो बेसिकली सपोज इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है 210, इसका एड्रेस है 220, इसका एड्रेस है 478। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे तो अपन डेटा डालेंगे, ठीक है, और डेटा के पास जो जगह उसमें नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस, तो नेक्स्ट पॉइंटर है ये वाला और इसका एड्रेस है 210, तो 210 यहाँ स्टोर होगा। ठीक है, इसमें इसकी बात करें तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर है ये और उसका एड्रेस है 220, तो 220 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर है ये, उसका एड्रेस है ये, तो 478 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट वाला नोड है, इसका भी कहीं ना कहीं एड्रेस पड़ा ही होना चाहिए, तो इसका एड्रेस कहीं यहाँ पे पड़ा होगा, सपोज ए। ठीक है, तो बेसिकली इसको अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट नोड बोलेंगे या हेड नोड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट नोड या हेड नोड। और हमारा जो लास्ट नोड होगा उसके अंदर नल पॉइंटर होगा, क्योंकि उसके आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, नल पॉइंटर होगा। ठीक है, तो एक नोड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, नोड कैसे दिखेगा, नोड समझ में आया, नोड क्या होता है। ठीक है, यस सर। अब अपन इसको मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, जैसे एरे का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ये अपन ने खुद से बनाया है, ये क्या बनाया है, खुद से बनाया है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर हम खुद से बना रहे हैं, हमने कहा हम ऐसे दो चीज़ों को जोड़ के बनाएंगे जो जो ये फंक्शनैलिटी करे। तो हम बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्ट नोड, उसके अंदर दो चीज़ें होगी, एक तो डेटा और एक नोड पॉइंटर होगा नेक्स्ट। ठीक है, अपन ने नोड को कैसे डिफाइन किया कि उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है डेटा और एक है पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। इस तरीके से अपन ने नोड को डिफाइन एड्रेस किया, नेक्स्ट का। एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड का। ठीक है, क्या यहां तक चीज समझ में आई। यस सर। ठीक है, अब तुम्हें अगर इसको यूज करना है तो तुम कैसे यूज करोगे, नोड पॉइंटर, सपोज तुमने एक पॉइंटर बना लिया p, फिर तुम ऐसे करोगे p नोड पॉइंटर p, और फिर ऐसे करोगे p इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, तो एक p नाम का नोड बन जाएगा यहाँ पे। अब इसके अंदर तुम्हें डेटा डालना है तो तुम ऐसे डालोगे p ऑफ डेटा इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10 डल जाएगा, p ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल पॉइंटर, तो नल डाल दो, तो यहाँ पे नल पॉइंटर डल जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें एलिमेंट्स को डालना है और ये एक्सेस करना है। क्या यहाँ तक चीज समझ में आई। यस सर। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ बोल रहे हो। नहीं सर। ठीक है, ठीक है, अब देखो सपोज एक पॉइंटर है p, वो पॉइंटर के अंदर क्या है, 200 है, तो 200 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वो किस नोड की तरफ इशारा कर रहा है, इस वाले की तरफ। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं p इक्वल टू क्यू, तो किसका क्या मतलब हुआ, अगर मैंने लिखा p इक्वल टू 2q उसका क्या मतलब हुआ, तो जो पी जिसको भी इंडिकेट कर रहा है वो क्यू के बराबर है ना। मतलब हाँ, मतलब हम्म। q की जो भी वैल्यू है वो किसको दे दो, p को दे पी दो। को। तो अभी q की कोई वैल्यू है क्या, कुछ भी नहीं है, सपोज q की वैल्यू है नन, तो q इक्वल टू p, p इक्वल टू q कर दिया तो p की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नन। ठीक है, अब मैंने लिखा q इक्वल टू p, इसका क्या मतलब होगा, जो पी की वैल्यू वो क्यू को देंगे। तो अभी p की वैल्यू क्या है अपने पास, 200। तो q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 200। तो अगर अपन ये लिखते हैं इसका मतलब एक और पॉइंटर बन जाएगा q, जो किसकी तरफ एड्रेस कर रहा है, 200 वाले नोड की तरफ।
क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब अगर तुम्हें इस पॉइंटर पे आना है, मतलब तुम अभी पी पॉइंटर पे हो, तुम्हें कहाँ आना है? इस वाले पॉइंटर में। तो कैसे आओगे? तुम ऐसे लिखोगे q इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, तो तुमने क्या बोला? पहले तो p पे चले जाओ, p पे चले गए तो 200 आ गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या है? 210। इसका मतलब q, 210। इसका मतलब q की वैल्यू क्या हो गई? 210। मतलब q अब किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? इस वाले नोड की तरफ। 210 की तरफ। हाँ। ठीक है, अगर तुम्हें सेम p को ही आगे बढ़ाना है तो तुम क्या लिख दोगे? p इज इक्वल टू p ऑफ नेक्स्ट। अगर तुम्हें सेम नोड को ही आगे बढ़ाना है तो p सपोज पहले यहाँ पे जैसे ये मान लेते हैं, p पहले यहाँ पे डिनोट कर रहा था। अब तुमने बोला p तुम अपने ही नेक्स्ट पे चले जाओ, तो p के नेक्स्ट में सपोज यहाँ पे 200 एड्रेस था, तो p के नेक्स्ट में 200 एड्रेस था, तो वो यहाँ डिनोट करने लग जाएगा नेक्स्ट नोट पे। हाँ। ठीक है, तो तुम ये सोच सकते हो कि अगर तुम्हें ट्रैवर्स करना हुआ तो तुम ऐसे ट्रैवर्स कर सकती हो किसी पॉइंटर की मदद से। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए। ठीक है, यहां तक समझ में आई? यस सर। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, लास्ट नोड को तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो लास्ट नोड है या नहीं है? उसके नेक्स्ट में नल होगा ना। ठीक है, उसके नेक्स्ट में नल होगा। तो अब अपन देखते हैं हाउ टू चेक नल पॉइंटर, मतलब वो नल पॉइंटर को चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो तुम ऐसे लगा दो इफ p इक्वल टू नल, सपोज p नल हो जाए या p की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो। ये दो तरीके हैं नल पॉइंटर को चेक करने के। ठीक है, क्या यहाँ तक चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब अपन अगली जो चीज इसमें सीखेंगे लिंक लिस्ट में, देखो लिंक लिस्ट में अपन क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। अब अपन टॉपिक्स की लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बेसिक सीख लिया लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है। ठीक है, नोड देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया क्या होता है। सेकंड जो चीज अपन सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं अपन ट्रैवर्सिंग, कि लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे करते हैं। थर्ड जो चीज अपन इसमें लिंक लिस्ट में सीखेंगे कि एक नया नोड एलिमेंट ऐड कैसे करते हैं। फोर्थ चीज जो अपन सीखेंगे कि अपन एक नया नोड एलिमेंट डिलीट कैसे करते हैं। फिफ्थ चीज जो अपन सीखेंगे वो सीखेंगे कि अपन किसी एलिमेंट को सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, अगर तुमने ये सारे ऑपरेशन सीख लिए तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले करना आना चाहिए, ट्रैवर्स करना आना चाहिए, ठीक है, सर्च करना आना चाहिए, इंसर्ट करना आना चाहिए, डिलीट करना आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आ गई तो तुम्हें लिंक लिस्ट के जो क्वेश्चंस मिलेंगे तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। क्या ये चीज़ समझ में आई? सो बेसिकली अगर तुमने ये यस सर। चीज़ें सीख ली ना तो तुम लिंक लिस्ट के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। क्या बेसिक में कोई डाउट है अभी? बेसिक में कोई डाउट? नो सर। तो अपना पहला टॉपिक है ट्रैवर्सिंग है लिंक लिस्ट। ठीक है, अपन को सपोज लिंक लिस्ट गिवन है, जिसमें कुछ वैल्यूज है। ये एड्रेसेस रैंडम ही होंगे, ठीक है ना। देखो लिंक लिस्ट के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं, मैं बताता हूँ। फ़ायदा ये होता है कि देखो एरे के अंदर क्या होता है, मेमोरी कंटिन्यूस होती है। तुमने देखा होगा एरे की मेमोरी क्या होती है, कंटिन्यूस एलोकेट होती है। यहाँ पर मेमोरी क्या होगी, रैंडमली एलोकेट हो जाएगी। जहाँ पर भी खाली स्पेस होगा ना वहाँ इसका नोड बना सकते हैं अपन।
तो देखो पहला नोड कहाँ बना, दूसरा कहाँ बन रहा है, तीसरा कहाँ बन रहा है, चौथा कहाँ बन रहा है, बट सारे के सारे लिंक्ड होंगे। वो मेमोरी भी कहीं पे भी पड़े हो, अपन को उससे मतलब नहीं है, बट सारे के सारे क्या होंगे, लिंक मतलब अटैच्ड होंगे एक दूसरे से। और हेड नोड के अंदर अपने पास हेड का एड्रेस होगा। ठीक है, अब अपना काम है इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना। ट्रैवर्स कैसे करेंगे, मतलब ट्रैवर्स करके और एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, एक पॉइंटर बना लेंगे p, जिसकी मदद से अपन ट्रैवर्सिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने कर लिया, p इज इक्वल टू हेड। p इक्वल टू हेड का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट नोड यानी कि 10 को वो करेगा, मतलब जो वैल्यू हेड में है वो किसको असाइन कर दो, p को। पी हेड को। में क्या है वैल्यू 210, मतलब p अब यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। अब देखो अपन को ट्रैवर्स करना है प्रिंट करते हुए, तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे, सी आउट पी कर दूंगा, सी आउट पी कर दूंगा या क्या करूंगा बताओ? देखो p क्या है, एक नोड ये है। तो ठीक है, उसमें दो चीजें हैं। अगर तुम सी आउट प्रिंट करोगे तो उसका कुछ एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, बट तुम्हें क्या करनी है, उसकी वैल्यू को वो प्रिंट करना डेटा। है। हाँ, तो तुम क्या करोगे, सी आउट क्या करोगे, p ऑफ डेटा को। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, p पॉइंटर को अगर आगे पी का बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, पी का नेक्स्ट, p इक्वल पी टू इक्वल p का पी का। नेक्स्ट। मतलब p के नेक्स्ट में जो वैल्यू है, p के नेक्स्ट में क्या वैल्यू है 250, वो वैल्यू किस में डाल दो, वापिस से p के अंदर डाल दो। तो पहले p के अंदर 210 थी, और p के अंदर नेक्स्ट के अंदर वैल्यू क्या थी 250, तो ये 250 वैल्यू किस में डालनी है, यहाँ डाल देनी है p के अंदर। क्या ये चीज समझ में आई? इसका मतलब अब p यस अपना सर। कहाँ पॉइंट आउट करने लग गया, यहाँ पे। अब अपन को वापिस से क्या करना है, सी आउट कर देना है। ठीक है, तो फिर क्या पहले 10 प्रिंट हुआ, अब क्या प्रिंट हो जाएगा 20, और फिर वापिस से p इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट, और ये काम करना है वापिस से। फिर 30 प्रिंट होगा और उसके नेक्स्ट पे चले गए। अब क्या प्रिंट होगा 40, और अब p इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट में क्या वैल्यू आ गई, p ऑफ नेक्स्ट में क्या वैल्यू है अब, कुछ भी नल नहीं है। पॉइंटर, नल होगा ना। हाँ, नल। तो जैसे ही नल आ जाएगा अपन को क्या करना है, इस लूप को या इस रिपीटेड मेथड को रोक देना है। तो अपन कंडीशन कैसे लगा देंगे, वाइल p इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक p की वैल्यू नल ना हो तब तक अपन को ये काम करते रहना है। तो यहाँ पर p की वैल्यू 210 थी, फिर p की वैल्यू 250 हुई, फिर p की वैल्यू 370 हुई, फिर p की वैल्यू 880 हुई, फिर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि p इज इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट होगा, तो p की वैल्यू नल हो जाएगी और ये काम यहीं रुक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब प्रिंट करने का कोड सिर्फ इतना सा था। क्या इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। आगे बढ़े? यस। ठीक है, अगला काम अपन क्या करेंगे, चलो एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। राइट अ कोड टू फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, एक लिंक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, 16, 22, 33, 3 मान लो 33।
तुम्हें कोड लिखना है, तुम्हें मैं सिर्फ एक पॉइंटर दूंगा p जिसकी वैल्यू है 210 और ये क्या है, हेड पॉइंटर। ओके, अब तुम्हें ऐसा फंक्शन लिखना है जो जितने भी नोड्स है उसका सम निकाल के दे। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कोड लिखो इसका। इसमें फंक्शन नहीं बनता है क्या सर? हाँ बनता है ना। मतलब तो किस नाम से? कुछ भी बना लो, जैसे मतलब अगर वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा जैसे है तो मान void डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना दिया, जैसे मैं पिछला फंक्शन बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर वो एक p पॉइंटर भेज रहा है अपन को, ठीक है, तो ये फंक्शन हो जाएगा while p इज नॉट इक्वल टू नल। अपन क्या कर रहे थे, सी आउट कर रहे थे p ऑफ डेटा एंड p इज इक्वल टू p ऑफ नेक्स्ट, तो ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, डिस्प्ले, और सपोज अपन को कोई फर्स्ट पॉइंटर दे रखा है तो उसको भेज दो यहाँ पे, तो ये कॉल हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। सर इसमें से तो सीधा ही हो जाएगा ना, सम इक्वल 0 ले लिया और सम इक्वल सम प्लस p का डेटा और एग्जैक्टली फिर p लिख दो इक्वल फटाफट p लिख के ऑफ भेज दो, नेक्स्ट। फटाफट लिख के भेज दो, कोड लिखो फटाफट इसका, खुद से लिखो ताकि तुम्हें आदत पड़े लिंक लिस्ट के क्वेश्चन की। लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, सही है। ओके, यस सर। चलो अगला फंक्शन, सम तो तुमने कर ही लिया है। चलो अगला फंक्शन लिखो,
मैक्सिमम एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट। तुम्हें एक लिंक लिस्ट गिवन है, तुम्हारा टास्क है कि तुम उस लिंक लिस्ट का मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करो। सर इसमें भी ऐसे ही होगा क्या कि पहले को मैक्सिमम मान के फिर हम कंपेयर कर लेंगे, जैसे कि एग्जैक्टली। एरे में होता है, हाँ, तो लिखेंगे कैसे? तो वहाँ पे तुमने मैक्सिमम, जैसे तुमने क्या किया था, अपन कौन सा हमने बना था, पहले वॉइड हाँ मैक्स बना देता हूँ एक बार, चलो ठीक है। और वो एक हाँ पॉइंटर लेगा, पी पॉइंटर। तुम एक वेरिएबल बना लो इंट एक्स, और उसमें वैल्यू दे दो पी ऑफ डेटा, ठीक है। हाँ अब तुम इसको इमेजिन करो, ये 10, ये 9, ये 8, इस टाइप का लिंक लिस्ट है। तुमने क्या किया, एक्स के अंदर वैल्यू क्या डाल दी, 10, ठीक 10 है। अब तुम्हें क्या करना है, पूरा का पूरा लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करना है। तो ट्रैवर्स करने का कोड तो तुम्हें आता ही है, वाइल पी इज़ नॉट इक्वल टू नल। जब तक वो नल नहीं है तुम्हें क्या करना है, आगे बढ़ना है। पर आगे बढ़ने से पहले तुम्हें कंपेयर करना है। इफ़ पी ऑफ डेटा इज़ लेस देन एक्स आ जाए, तो तुम्हारा टारगेट क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ डेटा। तुम्हें क्या करना है, एक्स को अपडेट करके क्या कर देना, पी ऑफ डेटा कर देना है, अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाए तो, ठीक है। वरना तुम क्या करोगे, पी को आगे मूव कर दो, पी इज इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट। ग्रेटर देन ना एक्स से अच्छा, तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, हाँ मैक्सिमम मैक्सिमम। फाइंड आउट करना है, हाँ तो ये हो जाए, ठीक है। ठीक है। समझ में आया। हाँ सर। चलो, अब बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ एन, क्यों। क्योंकि अगर मेरा लास्ट वाला मैक्सिमम है तो मैंने तो पहले को माना था ना मैक्स, तो फिर पूरा एरे मतलब पूरा लिंक लिस्ट ट्रेवर्स किया। एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, पूरा का पूरा लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करना है, पढ़ना है। तो जितने भी नोड है वो सारे तुम्हें ट्रैवर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो ले नहीं रहे हैं अपन। एग्जैक्टली तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। चलो, अपन ने अभी जो तरीका देखा था वो क्या था, आइटरेटिव वे, मतलब अपन पूरे के पूरे एरे को क्या कर रहे थे, आइटरेट कर रहे थे, या अपन बोल सकते हैं लूप से लिख रहे थे, फॉर लूप या वाइल लूप से, ठीक है। तुम फॉर लूप से लिख सकते हो जो अपन ने लिखा था पहले, हाँ वही समझ नहीं आ रहा था, फोर लूप से कैसे लिखेंगे। चलो फॉर लूप में अपन क्या लिखते हैं, मेरे को बताओ। यहाँ तो लिखते हैं अपन स्टार्टिंग कंडीशन, यहाँ लिखते हैं अपन वैलिडेटिंग कंडीशन, और यहाँ इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखेंगे, डिक्रीमेंट। ठीक है।
तो स्टार्टिंग कंडीशन क्या होगी एक फॉर लूप की? तुम एक वेरिएबल बना दो p या x या i बना दो, चलो डेटा। i इज इक्वल टू हाँ। p। i की वैल्यू क्या पी। होगी? p के इक्वल होगी क्या? हाँ नहीं, 9 बजे नहीं, 10 बजे बंद हो जाएगी। i इज इक्वल टू p बना दिया, गूगल पे चेक कर ले टाइम उसका सही लिखा हुआ है। i इज इक्वल टू p हो गया। सेकंड क्या है? वैलिडेटिंग। तो वहां कंडीशन कब तक अपन को लूप चलाना था? जब तक पूरा लेंथ तक। लेंथ, तो जितनी लूप की साइज। लेंथ पता है क्या अपन को? नहीं। तो अपन कब तक चलाएंगे? जब तक लास्ट एलिमेंट क्या नहीं हो जाता। नल। हाँ। नल। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पे कंडीशन लिख दो, वाइल आई इज नॉट इक्वल टू नल। और इंक्रीमेंट करने के लिए क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू आई आई का ऑफ नेक्स्ट। नेक्स्ट। और यहाँ क्या कर देंगे? सी आउट कर दो आई ऑफ डेटा। ये लो फॉर लूप बन गई। और वाइल लूप भी तो ऐसे ही बन रही थी। वाइल अपन लिख रहे थे p नॉट इक्वल टू नल, वहाँ अपन p की मदद से कर रहे थे, ठीक है। चलो मैं p i लिख देता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे थे? i सी आउट कर रहे थे आई ऑफ डेटा, और i इज इक्वल टू आई ऑफ नेक्स्ट कर दिया। यही चीज़ तो कर रहे थे। ये अपनी कंडीशन सेम एज इट इज़, ये आगे बढ़ाने की कंडीशन, ये अपना ये प्रिंट वाला आ गया। और इनिशियलाइज तो अपन पहले ही कर रहे थे लूप चालू होने से, i इज इक्वल टू p करके, या कुछ भी अपन इनिशियलाइज पहले कर रहे थे। तो तुम कॉन्सेप्ट पे जाओ कि पहले क्या आता था, यहाँ क्या आता था और यहाँ क्या आएगा। यस सर। अब देखो, अपन ने जो अभी लिखा ये क्या था? फॉर लूप अप्रोच थी। तो इसको सेंड कर देता हूँ इतने को, वरना ये पेज बड़ा हो जाएगा। चेक कर लो ये कटा तो नहीं है। आ गया पूरा या कटा है? कट गया है। कहाँ? कहाँ से? सिर्फ ट्रेवर्सिंग वाला आया है अभी, ये नहीं आया क्वेश्चन वाला। ठीक है, मतलब ये ट्रैवर्स लिंक लिस्ट आ गया होगा यहाँ से, इसके नीचे नहीं आएगा। हाँ यही तक आया है। चलो ठीक है, मैं फोटो भेज देता हूँ ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि तुमने जो कोड लिखा है वो क्या है? आइटरेटिव कोड है। अब तुम्हें कोड लिखना है रिकर्सिव, क्योंकि जिसको अपन लूप में लिख सकते हैं उसका अपन क्या लिख सकते हैं? रिकर्सिव वर्जन भी लिख सकते हैं, है ना। जिसको अपन लूप में लिख सकते हैं उसका रिकर्सिव वर्जन भी लिख सकते हैं। तो क्या तुम रिकर्सिव कोड लिख सकती हो इसका? एक बात बताओ, रिकर्सन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए पहले तो? बेस कंडीशन और रिकर्सिव रिलेशन। ठीक है, बेस कंडीशन और रिकर्सिव रिलेशन। ठीक है, तो बेस कंडीशन यहाँ पे क्या होगी? बेस कंडीशन बोलूँ या मैं उसको टर्मिनेटिंग कंडीशन बोल दूँ? एक ही बात है। टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अपन टर्मिनेट कब कर रहे थे कॉल को? जब p क्या हो जाए? जब नल। नल के इक्वल हो जाए। मतलब जब तक p नल नहीं, अपन को क्या करना है? रिकर्सिव कॉल करते रहना है। क्या यही यही चीज है? तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो फंक्शन void डिस्प्ले, वो एक पॉइंटर ले रहा है स्ट्रक्ट नोड p,
ठीक है, यहाँ मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ p इज नॉट इक्वल टू नल। अगर p नल नहीं है तो अपन क्या कर रहे थे, सी आउट कर रहे थे p ऑफ डेटा को, हाँ, और उसके बाद क्या कर रहे थे, p को आगे बढ़ा रहे थे। आगे बढ़ा रहे थे। इस बार अपन क्या करेंगे, यही फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि रिकर्सिव है, बट किसके साथ, नेक्स्ट। नेक्स्ट के साथ। ये इसका रिकर्सिव फंक्शन बन गया। और इसको कॉल कैसे करेंगे, डिस्प्ले, और उसको हेड पॉइंटर दे दो। समझ में आया कैसे लिखा रिकर्सिव कॉल? ठीक है, इस तरीके से अपन उसका रिकर्सिव कॉल लिख लेंगे। अब देखो, रिकर्सिव कॉल लिखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इंटरनली क्या बनता है, स्टैक। इंटरनली क्या बनता है, स्टैक बनता है। मैंने अगर रिकर्सिव जब पढ़ाया था तब तुम्हें बताया होगा। चलो अपन इसको एनालाइज कर लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि कैसे इंटरनली कॉल होगा। ठीक है, इसका 210 हो गया, इसका एड्रेस 200 ले लो, इसका 300, इसका 420। ठीक है, ये हेड पॉइंटर है जिसके अंदर वैल्यू है 200। ठीक है, अपन ने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया था किस वैल्यू के साथ, 200 के साथ। सबसे पहला काम क्या था, अपन चेक कर रहे थे क्या p की वैल्यू नल है, क्या p की वैल्यू नल है क्या, नहीं। तो अपन क्या कर रहे थे, सी आउट p ऑफ डेटा। डेटा। तो डेटा में क्या वैल्यू है अभी, 8। और फिर क्या कर रहे थे, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे थे p के नेक्स्ट के लिए। तो 200 का नेक्स्ट क्या है, 210। मतलब अपन डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे थे अब 210 के लिए। वापस अपन कंडीशन करेंगे चेक, नल है नहीं है तो इसका डेटा प्रिंट कर दो, 3 प्रिंट हो गया, और उसके नेक्स्ट के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा 300 के लिए। फिर वापस से क्या करेंगे, ये प्रिंट करेंगे और उसके नेक्स्ट के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर वापस से क्या होगा, यहाँ पे 9 प्रिंट हो जाएगा और उसके नेक्स्ट के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब फंक्शन उसका नेक्स्ट क्या था, नल। तो अपन चेक करेंगे क्या इसकी वैल्यू नल है, तो ये कंडीशन यहीं टर्मिनेट हो जाएगा, ये कॉल यहाँ खत्म हो गया। इसका मतलब इसके बाद इसमें 2 ही फंक्शन थे, इस रिकर्सिव में 2 ही फंक्शन थे, 1 और 2, तो ये सारे क्या होते जाएंगे। अब जैसे इंटरनली क्या होता है, सबसे पहले d ऑफ 200 बनेगा, उसके ऊपर 210 डल गया, उसके ऊपर 300 डल जाएगा, उसके ऊपर 420 डल जाएगा, और उसके ऊपर नल पॉइंटर डल जाएगा। तो सबसे पहले ये खत्म हुआ, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और अपना स्टैक जो है खत्म, एम्प्टी हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। अब सोचो, तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं कि तुम्हें लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, रिवर्स प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करोगे बताओ। रिवर्स प्रिंट करना है तुम्हें, अगर तुम्हें लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है तो कैसे करोगे। देखो, अभी मैंने स्क्रीन पे सॉल्यूशन लिख रखा है, तुम्हें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कॉल करके प्रिंट करूं? हाँ एग्जैक्टली exactly.
तुम्हें क्या करना है, जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे उसको थोड़ा सा चेंज करना है। अपन ने कंडीशन लगाई इफ p इज नॉट इक्वल टू नल, अपन पहले प्रिंट कर रहे थे, इस बार अपन क्या करेंगे, पहले p ऑफ नेक्स्ट को कॉल कर देंगे। और रिटर्न के टाइम अपन क्या करेंगे, p ऑफ डेटा को प्रिंट कर देंगे। अब इससे होगा क्या, अपने पास दो चीजें हैं। तो सबसे पहले डिस्प्ले ऑफ, जैसे 200 था वो कॉल हो गया, तो सबसे पहला काम क्या था, डिस्प्ले ऑफ 210 कॉल हो जाएगा। क्यों, और ये काम तो अभी पेंडिंग ही पड़ा है, इसको अपन बाद में करेंगे, पहले अपन को इस काम को खत्म करना पड़ेगा। इसने वापस से क्या कर दिया, जैसे नेक्स्ट एड्रेस शायद अपन ने 300 लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे एक काम अभी बाकी रह गया, उससे पहले अपन को एक और फंक्शन आ गया d ऑफ 300, ठीक है। जैसे ही ये नल हो जाएगा, जैसे सपोज d ऑफ 400 में क्या हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे नल हो गई, तो अब ये वाला काम खत्म होगा। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू थी, इसके अंदर सपोज अपने पास 12 थी, तो सबसे पहले 12 प्रिंट हो जाएगा, फिर जो 300 में वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी, लेट से 10 थी, फिर 210 में जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी, लेट से 8 थी, और यहाँ पर लेट से 4 वैल्यू थी तो 4 प्रिंट हो जाएगी। तो मतलब अपना लिंक लिस्ट कुछ ऐसे दिख रहा था, बट फाइनली वो कैसे प्रिंट हुआ, इस तरीके से प्रिंट हुआ। एक छोटा सा चेंज किया, क्या चेंज किया, कि पहले अपन ने उस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लिया और बाद में सी आउट कर दिया। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। चलो ठीक है। अगर अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ क्या होगी, व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n होगी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्सिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और रिकर्जन में तो स्पेस O ऑफ n होती ना। एग्जैक्टली देखो ये ट्री बन रहा था, देखो मैंने तुम्हें बना के बताया था, देखो इस तरीके से कितने नोड थे, 1 2 3 4 5 स्पेस यूज हुए, 4 नोड थे पर 5 स्पेस यूज हुआ, तो n+1 है, तो ऑब्वियसली अपन 1 को इग्नोर कर देंगे, क्या हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ। O ऑफ n। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? हाँ। तो तुम्हें अब क्वेश्चन दे रहा हूँ जो तुम्हें होमवर्क में करने हैं, या तुम अभी भी कर सकती हो जो तुम्हारा मन करे। पहला क्वेश्चन है, तुम्हें रिकर्सिव डिस्प्ले का फंक्शन लिखना है, जो मैंने अभी लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हें रिकर्सिव सम का फंक्शन लिखना है, मतलब तुम सम तो कर रहे थे, जैसे तुमने सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स तो किया था, बट इस बार तुम्हें वही कोड क्या लिखना है, रिकर्शन के साथ लिखना है। तुम्हें क्या लिखना है, काउंट ऑल द नोड्स, मतलब कितने नोड्स है वो काउंट करना है। ये तुम्हें दोनों तरीके से करना है, रिकर्शन से भी करना है और नॉर्मल लूप से भी करना है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, सम हो गया, रिकर्शन हो गया, और मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है दोनों मेथड से, किससे, रिकर्शन से और लूप से। क्या ये 4-5 क्वेश्चन कर लोगे? मतलब छोटा छोटा ही चेंज है, ज्यादा कुछ हार्ड चेंज भी नहीं है इसमें। हाँ। पक्का कर लोगे ना?